बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वहां जब वो कहता है, नौमा कहती है उसको अपने हस्बैंड को कन्विंस करने के लिए कि अगर कोई बूढ़ा चीनी किसान हो 10,000 मील के फासले पे, कांगो का कोई बंदा हो जिसने पहले ही मर जाना हो, अगर मर जाएगा तो क्या फर्क पड़ेगा। तो उसका जवाब देते हुए वो कहता है, हाउ अबाउट सम बेबी बॉय इन पेनिसिलिनिया। हाउ अबाउट सम बेबी बॉय। बेबी बॉय से मुराद क्या होगा, वो बच्चे के बारे में। पेनिसिलिनिया ये अमेरिका की एक स्टेट है। आर्थर ने जवाबन कहा। काउंटर्ड का मतलब होता है जो जवाबन कहना। जैसे आपने काउंटर आपने देखा होगा, सपोज यू विजिट समवेयर, तो सबसे पहले आप काउंटर से पर्ची लेते हैं। तो काउंटर से मुराद होगा जो सामने करना, किसी चीज का सामना करने वाला होता है, उसको भी कहते हैं। काउंटर से मुराद वो काउंट करना भी होता है। तो आर्थर ने जवाबन कहा। अब चूंकि हाउ अबाउट सम बेबी बॉय इन पेनिसिलिनिया, तो लास्ट से शुरू करेंगे। पेनिसिलिनिया के किसी बच्चे के बारे में क्या ख्याल। पेनिसिलिनिया के किसी बच्चे के बारे में क्या ख्याल, यानी कि अगर वो मर गया तो फिर क्या होगा। सम ब्यूटीफुल लिटिल गर्ल ऑन द नेक्स्ट ब्लॉक। अगले ही ब्लॉक की, अगले ही मोहल्ले की कोई छोटी सी खूबसूरत बच्ची। अगले ही मोहल्ले की या ब्लॉक की कोई खूबसूरत छोटी बच्ची। बिफोर स्टार्टिंग मुझे याद आ गया, गोइंग फर्दर, कल वाली असेसमेंट में मैंने वो एक ऑप्शन गलती से लिखा हुआ था। वो ऑप्शन असल में था ही नहीं। ये वुड के साथ हमने फर्स्ट फॉर्म लगानी थी, वुड डाई। तो वो जरा सारे लोग बच्चे करेक्ट कर लीजिएगा। वुड के बाद चूंकि फर्स्ट फॉर्म आती है जब एक्टिव वॉइस होता है, और पैसिव वॉइस में वुड बी के साथ थर्ड फॉर्म आती है, तो वो जरा करेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद है जी, अगले मोहल्ले की कोई छोटी सी खूबसूरत बच्ची। अगले मोहल्ले की वो खूबसूरत छोटी सी बच्ची। नाउ यू आर लोडिंग थिंग्स। अब तुम बात को बढ़ा रहे हो। लोडिंग थिंग्स क्या होगा। लोड का मतलब होता है जमा करना, लादना होता है। यहां से मुराद क्या होगा, एग्जैजरेटिंग, एम्पलीफाइंग, इंक्रीजिंग। क्या होगा, किसी चीज को बढ़ाना, एग्जैजरेट करना। तो अब तुम बात को बढ़ा रहे हो या तुम मुबालगा राय कर रहे हो। पॉइंट इज नॉमा, ही कंटिन्यूड। अब ये किसी को मुखातिब करने के लिए जो नाउन इस्तेमाल करते हैं, इसको हम कहते हैं वोकेटिव नाउन। ही कंटिन्यूड आपकी रिपोर्टिंग क्लास है, इसको हम क्या कहेंगे, वोकेटिव केस कहते हैं हम। मुख्तलिफ केस होते हैं नाउन्स के, आपको पता है। सब्जेक्टिव या नॉमिनेटिव केस कहते हैं, ऑब्जेक्ट या एक्यूजेटिव केस कहते हैं, पोजेसिव केस, और डेटिव केस जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, और इस तरह से एक वोकेटिव केस होता है। 5 जो है ना उसकी पोजीशंस होती हैं या केस होते हैं एक इंग्लिश लैंग्वेज में। तो ये वोकेटिव है जब किसी को बुलाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। याद रखिएगा, जब भी किसी को बुलाने के लिए इस्तेमाल करेंगे तो उससे पहले हम क्या यूज करेंगे, कॉमा का इस्तेमाल करेंगे। पहले आ जाए तो बाद में कॉमा, एंड पे आ जाए तो पहले कॉमा, और दरमियान में आ जाए तो पहले भी और बाद में भी कॉमा। ये पंक्चुएशन का प्रिंसिपल है जब भी वोकेटिव केस किसी को बुलाने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे। और पढ़ेंगे भी इसको। द पॉइंट इज कॉमा, यानी कि वो गैप दे के हम उसको पढ़ेंगे, क्योंकि कॉमा का फंक्शन जो है ना वो गैप होता है, पॉज होता है, स्लाइट पॉज होता है। उसने बात जारी रखते हुए कहा, नौमा बात ये है, व्हाट्स डिफरेंट हु यू किल। व्हाट्स डिफरेंट, क्या फर्क पड़ता है, हु यू किल, तुम किसे कत्ल करती हो, इससे क्या फर्क पड़ता है तुम किसे कत्ल करती हो। जी क्या होना चाहिए जी, गलती क्या है हु यू किल में, होम यू किल, क्योंकि यहाँ पे किल कौन कर रहा है, यू। और ऑब्जेक्ट कौन है, उसका रिसीवर कौन है, कौन होगा, वो हु होगा। और हु ऑब्जेक्ट की जगह पे आ जाए तो हम क्या लिखते हैं, उसकी जगह पे हुम इस्तेमाल करते हैं। इट्स स्टिल मर्डर, ये फिर भी कत्ल है। इट्स अब नजर आ रहा है आपको कि इट्स कॉन्ट्रैक्शन किसकी है, इट इज की, तो ये फिर भी कत्ल है। द पॉइंट इज नॉमा ब्रोकन,
ब्रेक इन, ये दोनों मिला के पढ़ेंगे। ब्रेक इन जब आ जाए तो इसका मतलब होता है इंटरफियर करना, इंटरप्ट कर देना, बात को रोक देना, बीच में बोल पड़ना, इसको हम कहते हैं। तो नौमा ने बात काटी या नौमा बीच में बोल पड़ी, बात ये है या नुक्ते की बात ये है, इफ इट्स समवन, अगर कोई ये है, इट्स समवन, अगर कोई ऐसा शख्स है या कोई शख्स है, यू हैव नेवर सीन इन योर लाइफ, तुमने कभी भी अपनी जिंदगी में नहीं देखा। अगर कोई ऐसा शख्स है जिसे तुमने कभी भी जिंदगी में नहीं देखा, एंड विल नेवर सी, और कभी नहीं देखोगे, someone whose death you don't even have to know, किसी ऐसे शख्स की मौत जिसके बारे में तुम्हें जानना भी नहीं है। don't क्या होगा, someone whose death, शुरू में आ गया, शुरू में तर्जमा कर दिया, किसी ऐसे शख्स जिसकी मौत के बारे में आपको don't have to know about, जिसके बारे में जानना भी नहीं है। You still wouldn't but push the button। अब ये क्वेश्चन आखिर में आ गया, तो ये सिंपल स्टेटमेंट को अगर टोन चेंज कर लेंगे तो वो क्वेश्चन बन जाएगा, तो क्या तुम फिर भी बटन नहीं दबाओगे? ये क्वेश्चन वाले अंदाज से पूछती है। दोबारा से पूरे सेंटेंस क्या कह रहा हूँ, नॉर्मल बीच में बोल पड़ी, बात ये है कि अगर कोई वो ऐसा शख्स है जिसे तुमने जिंदगी में नहीं देखा और ना कभी देखोगे, और किसी ऐसे शख्स की मौत जिसके बारे में तुम्हें जानना भी नहीं पड़ेगा, तो क्या तुम फिर भी बटन नहीं दबाओगे? अब यहाँ पे जब कोई काम नेसेसिटी या लाजमी काम करना हो तो वहां पे हैज टू, हैव टू और हैड टू का इस्तेमाल करते हैं। जैसे फर्ज करो मुझे कोई लाजमी काम करना है, तो सपोज भी है मुस्लिम, हम कहते हैं कि हमें रमजान के रोजे रखने हैं, तो कैसे संडेस बनेगा जी? We have to keep fast. We have to keep fast. We have to observe fasting during Ramadan, being a Muslim. तो आप इस तरह से हम have to का इस्तेमाल करते हैं, ये शो करता है कि ये ऑब्लिगेशन है, ये आपने लाजमी करना है, इट इज योर ड्यूटी, आप उसके लिए जो ना वो जरूरी करेंगे। तो वहां पे हम क्या यूज करते हैं, हैज टू, हैव टू और हैड टू का इस्तेमाल। पास्ट में अगर होता तो ये हैड टू का इस्तेमाल होगा, और अभी करना है तो हैज टू, हैव टू का इस्तेमाल करेंगे। तो सर यहाँ विल नेवर सी क्यों नहीं है? क्या बेटा? यहाँ नेवर सी क्यों नहीं है? नहीं, वो सारे हैं, ये तो मैंने एक एग्जांपल दी है ना। विल, हैव टू, मैं अभी आपको सारों की डिटेल बता रहा हूँ। नहीं सर, इधर बुक में क्या नहीं है? नेवर विल सी है सर। जी, नेवर विल सी। तो सर नेवर बाद में नहीं आना चाहिए। हाँ चलो, नेवर बाद में नहीं आना चाहिए। विल नेवर सी, ठीक हो गया। ये हम असल में होता है, ये असल नॉर्मल सीक्वेंस जो आप सही कह रहे हैं, विल नेवर सी नॉर्मल सीक्वेंस ऑफ सेंटेंस यही होता है। लेकिन अगर आप जो है वो करते हैं, इसको हम कहते हैं फ्रंटिंग एक होता है, और एक और स्ट्रक्चर होता है जिसमें हमने, अब मुझे नाम एग्जैक्टली जेन से निकल गया, ये हम क्या करते हैं कि हम उसके जो वर्ब या एडवर्ब को उठा के हम क्या करते हैं, पहले ले आते हैं। मैं एक एग्जांपल देता हूं कि वैसे अगर हमने कहते हैं कि अली और आरिफ इधर आ रहे हैं, तो क्या इंग्लिश होगी? अली एंड आरिफ आर कमिंग हियर, ऐसे होगा सेंटेंस। अगर हम इसमें स्ट्रेस करना हो तो फिर हम उसके लिए एक स्ट्रक्चर इस्तेमाल करते हैं, मैंने नाम आपको बाद में बताता हूँ, मुझे मेरे ज़हन में आएगा। अब आप सारे स्ट्रक्चर को पहले लिख देते हैं। कैसे होगा कि हियर क्या होगा, आर कमिंग, अली एंड आरिफ, ठीक हो गया। तो यहाँ पे स्ट्रेस देने के लिए वो हम इस्तेमाल करते हैं स्ट्रक्चर। एक तो फ्रंटिंग होती है, उसमें तो एडवर्ब को पहले लिखते हैं, एक वो होता है मुझे जिसका मैं टर्म का नाम नहीं मेरे ज़हन में आ रहा, वो इनफेक्ट जो है ना, हम वर्ब को और एडवर्ब को दोनों को शुरू में लिख देते हैं सब्जेक्ट से पहले। तो ऐसी सूरत में भी इस्तेमाल हो सकता है, ये स्ट्रेस देने के लिए। क्लियर हो गया जी सर जी? क्या तुम फिर भी बटन नहीं दबाओगे? आर्थर स्टेड एट हर अपार्ट। अपार्ट का मतलब होता है शॉक, हैरान, परेशान हो जाना, हक्का बक्का जिसको हम कहते हैं, पंजाबी में कहता है तो बतो हो जाना।
आर्थर आर्थर ने हक्का बक्का होकर उसकी तरफ उसे घूरा। अपार्ल्ड जो है ना यहाँ पे हो गया है, तो इसलिए क्या लगाया हमने, पास्ट पार्टिसिपल लगाया। जी, आर्थर ने हक्का बक्का होकर तो उसे या नॉमा को घूरा। यू मीन यू वुड, तुम्हारा मतलब है कि तुम जरूर करोगी। यहाँ पे हमने कहा था कि जब हमने प्रोबेबल करते हैं कुछ चीज, हम सपोज करते हैं, तो वहां पे हम उसका इस्तेमाल करते हैं, वुड का इस्तेमाल करते हैं। तो तुम्हारा मतलब है कि तुम करोगी। अब जरा देखिएगा इसमें जरा whom के कुछ ऑप्शन जरा आपके सामने नजर आ रहे हैं। Who is या whom is knocking at the door? Who is क्योंकि knocking करने वाला बंदा कौन है, वो who है, ठीक है। तो इसलिए वहां पे हमने क्या है, सब्जेक्ट की पोजीशन पे है, तो इसलिए वहां पे क्या लगाना, आपने who इस्तेमाल करेंगे। और अगर are you talking to, तो अब यहाँ पे क्या है, whom आएगा, क्योंकि टॉकिंग कौन कर रहा है, यू कर रहे हैं, और किससे कर रहे हैं, whom से कर रहे हैं। और who या whom have you applied to, अगेन क्या होगा, whom आ जाएगा, क्योंकि अप्लाई किसने किया है, यू ने किया, और किसको किया है, whom को किया, एज ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करेंगे। अभी हैज और हैव का तो आपके सामने जो ना वो नजर आ रहा है, जब आपने कोई लाजमी काम करना है। इसकी मैंने एग्जांपल आपको दे दी। लेट्स सी जी, कम टू द बुक अगेन। तो आर्थर ने हैरान हक्का बक्का होकर उसे घूरा। तुम्हारी मुराद है कि तुम करोगी, क्या तुम्हारा मतलब है कि तुम करोगी। $50,000 आर्थर $50,000 है। यहाँ पे नहीं, जैसे हम किसी को कहते हैं यार इतनी सारी रकम है, इसी तरह से वो कह रही, आर्थर $50,000 की रकम है। व्हाट इज द अमाउंट, रकम की क्या अहमियत है, रकम की क्या अहमियत है, रकम की क्या अहमियत है। $50,000 आर्थर। नॉर्मा इंटरप्टेड, नॉर्मा ने इसकी बात काट दी। इंटरप्ट का मतलब होता है इंटरफियर करना, बीच में बोल पड़ना। नॉर्मा ने उसकी बात काट दी। आर्थर $50,000 है। A chance to take a trip to Europe. Sir, what has the amount? क्यों नहीं आया? बेटा Sir, what has the amount? What has the amount? क्यों नहीं आया? नहीं, यहाँ पे जो है ना वो बात बीच में काट दी है ना, उसके डैश इस्तेमाल की है। तो ये इनफैक्ट जो है ना बीच में जब बोल पड़ते हैं, तो वो नेचुरल वे में राइटर ने उसको प्रोड्यूस किया है। क्योंकि मैंने आपको जब इंट्रोडक्शन किया था, तो मैंने आपको बताया था ये स्क्रीन राइटर है, ये ड्रामा के लिए लिखता है, ये ड्रामा को सामने रखते हुए, डायलॉग को सामने रखते हुए वो लिखता है। तो इसलिए वो ज्यादातर ऐसे राइटर जो है ना वो इस तरह की टेक्निक इस्तेमाल करते हैं कि वो रियल सेंस में कन्वर्सेशन नजर आए, जिस तरह से हम लाइव जो है फिल्म या ड्रामा में इस्तेमाल करते हैं। नॉर्मा ने बात कर दी। आर्थर $50,000 है। अ चांस टू टेक दैट ट्रिप, वो टू यूरोप। तो अब यहाँ पे अ चांस टू टेक द ट्रिप टू यूरोप, ये पूरी की पूरी फ्रेज है। तो हम उसको फ्रेज को कहाँ से शुरू करेंगे, लास्ट से। तो क्या होगा, यूरोप की वो सैर करने का एक मौका, यूरोप की वो सैर करने का एक मौका। अब यहाँ पे दैट ट्रिप लगाया है। दैट ट्रिप कब इस्तेमाल करते हैं हम, कि जब हमने किसी चीज को पास्ट में इंडिकेट कर। दैट के दो फंक्शन होते हैं। दैट हम इस्तेमाल करते हैं कि जब हमने कोई दूर की चीज हो, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी कहते हैं इसको, दूर की चीज हो, हम कहते हैं कि दैट इज योर रूम, वो आपका रूम है। हम दूर वाली चीज को पॉइंट आउट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और करीब वाली के लिए हम क्या यूज करते हैं, प्रोनाउन दिस का इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह से इनके प्लूरल हैं, दैट का दोज हो जाएगा और दिस का दीज हो जाएगा। लेकिन दिस, दैट और दोज का हम इस्तेमाल जो है वो हमने इसके अलावा भी यूज करते हैं। वो कब इस्तेमाल करते हैं, जब हमने पास्ट में किसी को रेफर करना हो, किसी टाइम को रेफर करना हो, तब भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे हमने कहना हो कि आई एम प्रेजेंट इन दैट मीटिंग होगा, या आई वॉज प्रेजेंट इन दैट मीटिंग होगा। आई वॉज होगा। क्योंकि यहाँ पे दैट इंडिकेट क्या कर रहा है कि ये पास्ट की बात हो रही है। और इसी तरह से दोज
आर गुड डेज होगा या दोज वर गुड डेज होगा? Those were गुड डेज, क्योंकि यहाँ पे दोज इंडिकेट कर रहा है या दैट इंडिकेट कर रहा है पास्ट को, और पास्ट में हम क्या यूज करते हैं? फिर पास्ट में हम ये इस्तेमाल करते हैं, ये पास्ट के रेफरेंस होते हैं, जिस तरह से हमने पहले भी मेरा ख्याल है कुछ एमसीक्यूज इस टाइप के किए थे। ओके, नॉमा नहीं। अच्छा, यूरोप की वो सैर करने का मौका, वी हैव ऑलवेज टॉक्ड अबाउट, जिसके बारे में हमने हमेशा गुफ्तगू की। यूरोप की सैर करने का यूरोप की वो सैर का मौका जिसके बारे में हमने हमेशा गुफ्तगू की है। नॉमा नहीं। A chance to buy that cottage on the island, कैसे कन्विंस कर रही है वो अपने हस्बैंड को? वो जो ना वो अपने मॉनेटरी गेन्स का बताती है। A chance to buy that cottage on the island। अब यहाँ पे स्टोरी में जैसा कि कुछ बच्चों ने सवाल भी पूछा था कि सर दा पैकेज क्यों नहीं आया, तो अगर किसी कॉन्टेक्स्ट में हो तो दा स्पेसिफिक चीज को इंडिकेट करता है, लेकिन अगर उस स्टोरी से बाहर निकाल लेंगे तो फिर हम दा नहीं लगाएंगे, फिर हम पहली दफा जब जिक्र करेंगे तो आप पैकेज ही लगाएंगे। जैसे अभी जरा गौर कीजिएगा, तो पहली दफा आइलैंड आ रहा है तो इसके साथ हमने दा लगाया है, हालांकि पहली दफा क्या होना चाहिए था? ऑन एन आइलैंड होगा, लेकिन चूंकि इसलिए यहाँ पे इस्तेमाल किया क्योंकि यहाँ पे उनके दरमियान पहले ये बात हो चुकी है, तो वो दोनों को पता है ये किस आइलैंड की बात कर रहे हैं, तो वहां पे वो नाउन क्या हो जाता है? स्पेसिफिक हो जाता है, जब उन्हें पता हो कि ये किस चीज के बारे में गुफ्तगू हो रही है। तो दोबारा से देखिएगा, अब चूंकि ये भी फ्रेज है जो ना वो, इसको हम फ्रेगमेंट कहते हैं सेंटेंस की लैंग्वेज में, ग्रामर की लैंग्वेज में, कि जहां पे चीज वो मुकम्मल नहीं होती, वो उसका पार्ट होता है, तो उसको हम देखते हैं। जैसे यहाँ पे है उस जजीरे पर, अब द आइलैंड हम जब क्या कहेंगे? उस जजीरे पर, उस जजीरे पर घर खरीदने का एक मौका। कॉटेज कहते हैं किसी विजिटिंग पॉइंट पे छोटे घर को, हम फर्निश्ड घर को हम कॉटेज कहते हैं। घर के लिए हम मुख्तलिफ वर्ड इस्तेमाल करते हैं। होम होता है जहां पे यूज कर रहे हो, जब स्ट्रक्चर के तौर पे बात करनी हो तो हाउस होगा। उसके अलावा बेंगलो किसी लैदा से बड़े घर को कहते हैं। लॉड्जेस जो है ना किसी कॉलोनी में बने हुए स्कीम जो घरों की होती है वहां, उसको कहते हैं। हट जो है वो किसी पहाड़ी एरिया में बने हुए घर को कहते हैं। इस फ्लैट, उसके बाद जो है ना वो अपार्टमेंट जो है, हम मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में जो घर होता है उसको कहते हैं। तो ये मुख्तलिफ कॉनोटेशंस हैं हर एक वर्ड के, और ये याद रखिएगा इंग्लिश में एग्जैक्ट सिनोनिम ढूंढना बहुत मुश्किल होता है। बहुत थोड़े अल्फाज हैं जहाँ पे एग्जैक्ट सिनोनिम है। हर एक वर्ड की मुख्तलिफ उसका बैकग्राउंड है, मुख्तलिफ कॉन्टेक्स्ट है, और कॉन्टेक्स्ट को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको 4 एमसीक्यूज आपके एंट्री टेस्ट में वो आपके इसी पे बेस्ड होते हैं, जो कॉन्टेक्स्ट बेस्ड मीनिंग पे मुश्तमिल होते हैं। यानी सर इसमें वर्ब तो है इसमें बेटा टू बाय, तो फ्रेज क्यों है ये फ्रेज इंफिनिटिव है ना। हमने क्या कहा था कि वर्ब क्लॉज तब बनती है जब उसमें वर्ब के साथ सब्जेक्ट भी होता है, तो इंफिनिटिव फ्रेज है ये इनफैक्ट, ठीक है। अ चांस और चांस, बल्कि ये नॉन फ्रेज है। अ चांस है, चांस किसका? टू ट्रिप दैट कॉटेज टू यूरोप, ये उसकी इंफिनिटिव फ्रेज है। यानी चांस किसका है? टू टेक दैट ट्रिप है, और ट्रिप कहाँ पे है? टू यूरोप है। तो इनफैक्ट ये नाउन फ्रेज है ये, ठीक है, बात समझ आ गई? तो जिसके बारे में हमने हमेशा गुफ्तगू की है। नॉमन, अच्छा ये हो गया। नॉमा नहीं, हिज फेस वाज वाइट, उसके चेहरे की रंगत उड़ गई, उसके चेहरे की रंगत उड़ गई। हिज फेस वाज वाइट। शी शडर्ड, वो कांप उठी, उसको वो उसका रंग उड़ते हुए देखकर वो कांप उठी। शडर्ड का मतलब होता है बहुत जोर से कांपना। शिवर हो गया, ट्रेम्बल हो गया, इस तरह से जो ना वो शेक हो गया, वाइब्रेट हो गया। अब देखिए सारे वर्ड जो है ना सिनोनिम है, लेकिन हर एक का मतलब और है। शडर्ड होता है जब बहुत ज्यादा झटके लगे आपको, तब कांपना होता है। ट्रेम्बल खौफ से कांपना होता है। शिवर सर्दी से कांपना होता है, और शेक वैसे हिलना होता है। और इस तरह से आप हर वर्ड का एक डिफरेंट कॉनोटेशन होगा, डिफरेंट मीनिंग होगा।
लेकिन उर्दू चूंकि हमारी छोटी जुबान है, इतनी डेवलप नहीं हुई, दुनिया के साथ कांटेक्ट बहुत थोड़ा रहा उर्दू का। इवन पाकिस्तान में भी टोटली 15% लोग उर्दू बोलते हैं, 44% पंजाबी बोलते हैं। तो इससे आप अंदाजा कर लें कि उसका एक्सपोजर जो है ना उर्दू का बहुत थोड़ा है। तो इसी वजह से उर्दू की जो वोकैबुलरी है लिमिटेड है, इसके मीनिंग भी लिमिटेड है। ऑन दी अदर हैंड इंग्लिश जो है वो मल्टी जो ना वो, क्योंकि उसकी हिस्ट्री में 1500-1600 साल हो चुके हैं उसको इवॉल्व हुए, जबकि उर्दू का जो ना वो इसकी हिस्ट्री बहुत छोटी है। तो वो काम उठी, ऑल राइट टेक इट इजी शी सेड। उसने पहले आपने रिपोर्टिंग क्लास का तर्जमा करना है। उसने कहा अच्छा ठीक है, परेशान ना हो, टेक इट इजी। शी सेड व्हाई आर यू गेटिंग सो अपसेट? आप इस कदर ज्यादा परेशान क्यों हो रहे हैं? अपसेट से मुराद क्या होगा? वरीड, परेशान होना। गेटिंग हमने कहा था कि गेटिंग हम क्यों यूज करते हैं? जब हो जाने का मीनिंग आए तो हम क्या यूज करते हैं? गेटिंग का इस्तेमाल करते हैं। तो जब होने का मीनिंग आए तो उसके बाद हम एडजेक्टिव इस्तेमाल करेंगे या पार्टिसिपल इस्तेमाल करेंगे। तो आप इस कदर ज्यादा परेशान क्यों हो रहे हैं? जरा कोई बताएगा जी यहाँ पे सो जो है वो कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है? एडवर्ब। एडवर्ब है। जो किसको बता रहा है? कौन सा एडवर्ब है? एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। मैनर को, मैनर को ऑफ डिग्री। एडवर्ब ऑफ डिग्री है। जगह तो गौर कीजिएगा जरा। जब हम कहते हैं सो अपसेट, तो ये अपसेट के बारे में क्या बता रहा है कि कितना अपसेट है। तो जो किसी की मैग्नीट्यूड बताए उसको हम क्या कहते हैं? एडवर्ब ऑफ डिग्री। तो ये आपने याद रखना है। और एक और मैं आपको शॉर्टकट तरीका बताता हूँ कि अगर एडजेक्टिव के मीनिंग से पहले कोई आप जो एडजेक्टिव के मीनिंग में जो इजाफा कर रहा होगा वो एडवर्ब ऑफ डिग्री ही होता है, क्योंकि एडजेक्टिव का तो यही बताया जा सकता है ना कि काम ये नहीं बताएगा एडजेक्टिव कैसा है, बल्कि एडजेक्टिव का सिर्फ ये बताएगा कि एडजेक्टिव ये क्वालिटी कितनी है। तो हमेशा जो एडजेक्टिव के जो क्वालिफायर होते हैं वो एडवर्ब्स जो है वो क्या होते हैं? एडवर्ब ऑफ क्या होते हैं? वो डिग्री होते हैं। ठीक है। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या होते हैं? एडवर्ब फ्रीक्वेंसी जो काम की रिपीटिशन को बताएंगे कितनी देर बाद हो रहा है। मसलन हम कहते हैं कि आप जो है ना अपने अंकल के घर जाते हैं, तो क्या डेली जाते हैं या कभी कभार जाते हैं या मोस्टली जाते हैं या सम टाइम जाते हैं वगैरह वगैरह। तो ये बता रहा है कि आपके काम की फ्रीक्वेंसी कितनी है। फिजिक्स में पढ़ते हैं ना आप, फिजिक्स में क्या पढ़ते हैं आप कि साइकिल्स पर सेकंड। तो इनफैक्ट वो क्या है? रिपीटिशन ऑफ समथिंग इन अ स्पेसिफिक टाइम। तो यानी रिपीटिशन या रिपीटिशन ऑफ समथिंग इन अ यूनिट टाइम कह लें। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वहां पे आप देख रहे होते हैं कि एक्शन कितनी बार हुआ। अगर हम जब हम सपोज हम पता ना हमारी इलेक्ट्रिसिटी की कितनी फ्रीक्वेंसी होती है? चलें जी फिजिक्स में। हाँ जी 50 to 60 होती है। तो क्या मतलब है इसका, इस फ्रीक्वेंसी का? सर 50 बार वाइब्रेट होता वाइब्रेट क्या होती है? इलेक्ट्रिसिटी वाइब्रेट होती है? नहीं। ऑल्टरनेटिंग करंट है। ऑल्टरनेटिंग करंट का मतलब इसकी स्टेट चेंज हो रही है, यानी कि एक दफा ऑन एक दफा ऑन। तो ये 50 से 60 मरतबा एक सेकंड में ऑन ऑफ हो रही है। लेकिन हमें सिर्फ 10 टाइम का पता चलता है। ह्यूमन आई की क्वालिटी है कि उसको 10 से ज्यादा मरतबा कोई चीज ऑन ऑफ हो तो उसको कंटिन्यूस लगती है। तो उसकी स्टेट जो ना चेंज हो रही है एक सेकंड में 50 से 60 मरतबा। तो हमने क्या, मैं आपको पॉइंट बता रहा हूँ कि फ्रीक्वेंसी असल में क्या होती है, उससे आप समझ आ जाएगी। ये टर्म मैंने इसलिए आपको बताई। उसमें हम बता रहे हैं कि एक सेकंड में कितनी दफा काम हुआ। तो हमें एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी भी वही मीनिंग है कि हमारा कितनी देर बाद या किस सीक्वेंस के साथ हमारा वो एक्शन हो रहा है। तो उसको हम एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी कहते हैं। राइट, लो जी आगे चलते हैं। आफ्टर डिनर आर्थर वेंट इनटू द लिविंग रूम। दोपहर के खाने के बाद, सॉरी रात के खाने के बाद। आफ्टर डिनर शुरू में फ्रेज आ गई, शुरू में तर्जमा कर दिया। शुरू में फ्रेज आ गई, शुरू में तर्जमा कर दिया। रात के खाने के बाद आर्थर वेंट टू द लिविंग रूम, आर्थर दीवान खाने में चला गया। बिफोर ही लेफ्ट द टेबल ही सेड, मेज से उठने से पहले उसने उसे कह दिया। मेज से उठने से पहले उसने उसे कह दिया। अब जरा मैंने ये कल करेक्शन में भी दिया हुआ था कि हमने क्या करना है उठने से पहले। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए? ही हैड सेड होगा, उसने उसे कह दिया। I would rather not discuss it anymore if you don't mind। तो मैंने आपको पहले ही बताया था as और if वाली क्लॉज का तर्जमा हम क्या करते हैं? पहले करते हैं।
तो इफ यू डोंट माइंड, ये कॉमन वर्ड इस्तेमाल, कॉमन एक्सप्रेशन इस्तेमाल करते हैं, तो क्या तर्जुमा करेंगे? अगर आपको बुरा ना लगे, आई वुड रादर नॉट डिस्कस एनी मोर, मैं इसके बारे में मजीद गुफ्तगू नहीं करूंगा। ठीक है, अगर आपको बुरा ना लगे तो मैं इसके बारे में मजीद गुफ्तगू नहीं करूंगा। तो अब वुड रादर के बाद हमने क्या इस्तेमाल किया? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल। अब बेयर इन्फिनेटिव इस्तेमाल किया हमने, जो आपको मल्टीपल जो ना एक्सप्रेशन बताए थे जहां पे हमने बेयर इन्फिनेटिव का इस्तेमाल करते हैं। नॉमा श्रग, नॉमा ने कंधे उचकाए। श्रग का मतलब होता है रेज शोल्डर। जब हमने लापरवाही को शो करना हो तो वहां पे हम श्रग का वर्ड इस्तेमाल करते हैं। जैसे नहीं, आपने अंग्रेजों को अक्सर देखा होगा कि हमारे यहाँ भी जो फैशनेबल लोग होते हैं वो आपसे कोई बात करे तो कंधे उचका के कहते हैं आई डोंट नो, तो इसी को हम क्या कहते हैं? श्रग कहते हैं। नॉमा ने कंधे उचका कर कहा या कंधे उचकाए, फाइन विद मी, मुझे कोई मसला नहीं है। She got up earlier than usual. Usual कहते हैं मामूल को, रूटीन के साथ। earlier से मुराद होता है पहले, earlier और earliest। एडजेक्टिव डिग्री है, कंपैरेटिव एडजेक्टिव है। To make pancake, पैनकेक बनाने के लिए। ये हमने पिछले आपने देखा पैनकेक की पिक्चर, ये आपके सामने है, ये केक की एक टाइप है। क्या होगा? पैनकेक, एग्स एंड टी फॉर आर्थर्स ब्रेकफास्ट। तो क्या होगा? वो आप पहले सब्जेक्ट का तर्जुमा किया, उसके बाद आपने कहां पे चलेगी? उस क्लॉज के लास्ट पे चलेगी, तो उस प्रेडिकेट के लास्ट पे चलेगी। क्या होगा? वो आर्थर के नाश्ते के लिए पैनकेक टाइप है, उसी तरह से आप लिख देंगे। मीठा केक भी कहते हैं, केक हर मीठे होते हैं। अंडे और चाय बनाने के लिए मामूल से थोड़ा पहले होते हैं। वो आर्थर के नाश्ते के लिए पैनकेक, अंडे और चाय बनाने के लिए मामूल से कदरे पहले उठ गए। गॉट अप का मतलब उठ गए। वो जब उसका हस्बैंड सुबह सुबह उसको उठा हुआ देखता है, पहले तो वो उठती नहीं थी, तो जैसे नहीं हम कहते हैं, वो देख के किसी को कहते हैं आपको उसका अनयूजुअल बिहेवियर नजर आए तो खैर है की गल है, तो सिमिलरली उसी तरह से वो कहता है व्हाट्स ओकेजन, ही आस्क्ड विद अ स्माइल, उसने मुस्कुराहट के साथ पूछा क्या खास बात है। क्या होगा? ओकेजन से मुराद क्या होता है? अपॉर्चुनिटी, चांस या कोई भी मौका। तो क्या खास बात है, यानी कि आज जल्दी उठ गई हो। नो ओकेजन, नॉमा लुक्ड ऑफेंडेड, नॉमा नाराज दिखाई दी। ऑफेंडेड का मतलब होता है एंग्री, अनॉयड या डिसप्लीज्ड। तो अब यहाँ पे भी देखें, लुक जो है ना, जब वो होने का मीनिंग आए तो फिर हम क्या यूज करेंगे? वहां पे हमने एडजेक्टिव इस्तेमाल करेंगे, यानी पास्ट पार्टिसिपल इस्तेमाल करेंगे। नॉमा नाराज दिखाई दी, कोई खास बात नहीं। आई वांटेड टू डू इट, मैं महज करना चाहती थी, दैट्स ऑल, बस यही बात है, मैं ये सब करना चाहती थी, बस यही बात है। गुड, ही सेड, उसने कहा अच्छा। आई एम ग्लैड यू डिड, मुझे खुशी है तुमने किया। ग्लैड से मुराद हैप्पी, मुझे खुशी है तुमने किया। शी रीफिल्ड हिज कप, उसने उसका कप दोबारा भरा, उसने उसका कप दोबारा भरा। wanted to show you that I am not, wanted to show you, मैं तुम्हें दिखाना चाहती थी, I am not, मैं ऐसी नहीं हूँ। she shrugged, उसने कंधे उचकाकर कहा, उसने कंधे उचकाकर कहा मैं तुम्हें दिखाना चाहती थी, मैं ऐसी नहीं हूँ। not what, क्या नहीं? selfish, खुदगर्ज। did I say you were, क्या मैंने कहा था कि तुम हो? क्या तुमने कहा, क्या मैंने कहा कि तुम हो? अब यहाँ पे भी एक कंफ्यूजन पैदा होती है कि उर्दू में हम पास्ट और प्रेजेंट को इकट्ठा इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मैं जानता था कि वो शरीफ आदमी है, मैं जानता था कौन सा टेंस हो गया? पास्ट हो गया। और वो शरीफ आदमी है, कौन सा टेंस हो गया? प्रेजेंट हो गया। प्रेजेंट। अब उर्दू में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है इन दोनों को ज्वाइन करने में, लेकिन इंग्लिश में प्रॉब्लम है। इंग्लिश में जरा तर्जुमा किया जाएगा आप इसका। I knew he was a noble person. आई न्यू अब पास्ट में है और ही इज नहीं लिखेंगे, ही वॉज लिखेंगे। और फिर एक और मैं चीज आपको बता दूं कि बच्चों को सेंटेंस बनाने में ये प्रॉब्लम बड़ी हायल होती है या हिंडर होती है कि वो बच्चे उर्दू में चूंकि सोच रहे होते हैं, उनके ज़हन में ये सेंटेंस बन रहा होता है कि ही, वो एक नोबल पर्सन है या शरीफ आदमी है, तो वो है के हिसाब से चूंकि हमने पढ़ा होता है कि है जहां पे आ जाए वहां पे इज है, तो इसलिए वो गलती कर देते हैं। लेकिन याद रखिए इंग्लिश का प्रिंसिपल है कि जब आपका एक टेंस पास्ट में है, क्लॉज पास्ट में है, तो दूसरी भी किस में होनी चाहिए? पास्ट में होनी चाहिए। तो क्या मैंने कहा कि तुम हो,
वेल अच्छा, जैसे नहीं हम कहते हैं वो बंदा कोई बोला बन रहा हो कि जो ना वो नहीं पता इसको, तो वो आगे से कहती है अच्छा, suggested vaguely, उसने गैर वाज़ेह इशारा किया। वेगली का मतलब होता है जो क्लियर ना हो, उसको हम कहते हैं। उसने गैर वाज़ेह इशारा किया। अच्छा, लास्ट नाइट, वो गुज़श्ता शब की बात पता है ना, या गुज़श्ता शब की बात याद है? आर्थर डिडंट स्पीक, आर्थर ने बात ना की, आर्थर ने जवाब नहीं दिया। All that talk about the button, Sir, वो I am बटन glad you did. इसमें तो पहले present है, फिर बाद में past क्यों आया फिर? मैं वही क्या होगा, क्या होगा, मुझे खुशी है तुमने किया, तो ये वही मैं बता रहा हूँ। ये पहले क्लॉज कौन सी है? प्रेजेंट की, बाद में पास्ट की है। अगर पहले क्लॉज आपकी जो है ना वो दो क्या होंगी, अगर पास्ट में हो तो अगली क्लॉज आपकी प्रेजेंट में नहीं आ सकती, पहले प्रेजेंट और बाद में पास्ट आ सकती है। मैं वो एक्सक्लूड कर रहा हूँ तमाम कंडीशनल सेंटेंसेस को। कंडीशनल सेंटेंस में इससे फर्क नहीं पड़ता कि पहले कौन आ रहा है, बाद में कौन आ रहा है। ये मैं आपको बता रहा हूँ कि जहां पे कोऑर्डिनेशन नहीं है, कोऑर्डिनेशन जो है वो इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेशन होती है, वहां पे हम इसका इस्तेमाल करते हैं कि आपने प्रेजेंट में इस्तेमाल करें। जैसे आई नो, क्या होगा, हाउ वरीड यू वर, तो ये हम जो है प्रेजेंट के बाद पास्ट इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन पहले पास्ट और बाद में प्रेजेंट नहीं लगा सकते। क्लियर हो गया बच्चों? चलें जी आगे देखिएगा, जरा क्वेश्चन पहले जरा कर लें हम, फिर हम आगे चलते हैं ताकि ये वाली स्लाइड क्लियर हो जाए। अब जरा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है जी। नौमा ने अपने हस्बैंड को नौमा क्यों ट्राई कर रही थी अपने हस्बैंड को मनाने के लिए? ग्रीडी और एम्बिशियस पे सवाल करना है, कौन था? नौमा वाज, क्या अगर नौमा वाज ग्रीडी एंड एम्बिशियस? कौन चाहता था अपना इम्प्रूव? अब बार बार नौमा नहीं लगाना, पॉइंट जरा नोट करते जाइएगा, बार बार नौमा नहीं लगाएंगे, बल्कि अगली दफा हम क्या यूज करेंगे, शी वांटेड टू इम्प्रूव। समझ नहीं आ रही जी। पहले मैंने बताया कि जहां पे ग्रीडी और एम्बिशियस है, ये किसके बारे में है? नौमा के बारे में। तो आपने क्या लिखना है वहां पे, किसके बारे में बात हो रही है? नौमा। अब इंफॉर्मेशन है यहाँ पे, एडजेक्टिव है, तो आपने क्या यूज किया? वाज। नौमा वाज ग्रीडी। अगली दफा वांट का चाहने वाला, चूंकि पास्ट में सवाल है तो पास्ट में जवाब लिखेंगे। अब पता है कौन चाहता था? वही चाहती थी। अब नौमा वाज वांटेड होगा या नौमा वांटेड होगा? नौमा वांटेड होगा, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट मौजूद है। और उसने क्या होगा, एक्सेप्ट क्या की, ऑफर एक्सेप्ट की, तो क्या होगा, एक्सेप्ट करने वाला मौजूद है, तो शी एक्सेप्टेड द ऑफर। क्यों? टू, अब रीजन आ गई, क्या होगा, टू बाय अ कॉटेज, बाकी सारी चीजें जो ना उसकी रीजन में आ जाएंगी। अगला सवाल है कि कौन कौन सी रीजन उसने दी। उसने हस्बैंड को कन्विंस किया। अब कन्विंस पे सवाल करना है, कौन कन्विंस कर रहा है? नौमा कर रही है। किसे कर रही है? अपने हस्बैंड को। तो कन्विंस कौन से टेंस में जवाब देना? पास्ट में। अब पास्ट में वाज वर लगाना है, नहीं लगाना? नहीं लगाना, क्योंकि यहाँ पे क्या है, वो सब्जेक्ट मौजूद है। तो नौमा कन्विंस्ड हर हस्बैंड दैट, कि ये साइकोलॉजी की रिसर्च है। कम ऑन, इट इज अ साइकोलॉजी की रिसर्च या इट वाज होगा, क्योंकि देखें वही आपको कंफ्यूजन आएगी, आपको प्रेजेंट वाली मैंने बताया था पास्ट है तो आगे भी पास्ट होगा। इट वाज अ साइकोलॉजी की रिसर्च। और वो इम्प्रूव देयर लिविंग स्टैंडर्ड होगा। अब इम्प्रूव कर ले। अच्छा, अगर आपने फ्यूचर में लिखना हो तो क्या होगा, उसने इम्प्रूव कर लिया या इम्प्रूव करेगी? इम्प्रूव करेगी, तो क्या होगा, शी वुड इम्प्रूव या दे वुड इम्प्रूव देयर लिविंग स्टैंडर्ड। और फिर क्या होगा, वो खरीद लिया है या खरीदेंगे? खरीदेंगे। पास्ट में क्या होगा, दे वुड बाय अ कॉटेज ऑन द, क्या होगा, आइलैंड। अब जरा देखिएगा कोऑर्डिनेशन ऑफ वर्ब्स देखिएगा। डिड यू नो व्हाट इट इज या व्हाट इट वाज?